हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन फोर्स होती है, न्यूटन्स लॉ के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने मीन्स लोअर क्लासेस में हम एग्जांपल सुनते थे कि जो न्यूटन है एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठा हुआ था, एप्पल उस पे गिरा तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि ये एप्पल क्यों गिरा। तो उसने वहां से कंक्लूजन निकाला था कि कोई यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अर्थ के ऊपर है उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, जिसके कारण वो एप्पल है वो ऊपर नहीं जा रहा, वो नीचे आ रहा है। तो उसी के बारे में मीन्स ये सारा चैप्टर हम उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आज हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक्चुअली हमें लगता है कि बस उसने एप्पल देखा, एप्पल नीचे गिर गया तो उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने सारा अपना जो भी लॉ वगैरह है, जो भी कैलकुलेशन वगैरह है उसने दे दी। बट नहीं, इसके पीछे भी उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया होगा। वो तो जस्ट आइडिया स्ट्राइक किया था उसके दिमाग में, पर एक्चुअली तो ऐसा नहीं है ना। एप्पल देख के उसने सारा कुछ नहीं बता दिया, उसने उसके ऊपर बहुत रिसर्च की, बहुत वर्क किया, कैलकुलेशंस की, तब जाके उसने अपने रिजल्ट्स वगैरह फोर्स के बारे में सारा कुछ तब जाके दिया है। तो बहुत हार्ड वर्क था उसका। ओके, न्यूटन ने एक्चुअली फिजिक्स के हर फील्ड में वर्क किया हुआ है मोस्टली, तो फिजिक्स को न्यूटन फिजिक्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? न्यूटन ने बताया था कि अगर दो मासेस हैं, m1 मास और m2 मास, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। कौन सी फोर्स लगाएंगे? ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे की तरफ आएगा, अर्थ इस मास को अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस is directly proportional to product of masses and जो इसके बाद में कंटिन्यू करता हूं, पहले इसको समझाता हूं। जितना ज्यादा मास होएगा, जितना हैवी मास होएगा, उस पे ग्रेविटेशन फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। तो मीन जो फोर्स इन दोनों के बीच आएगी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 and this force and is inversely proportional to square of distance between them, जो इनके बीच हम डिस्टेंस लिख रहे हैं r, जितना डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा तो फोर्स उतनी कम होती जाएगी, जितने ये पास हैं उतनी फोर्स ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, r स्क्वायर के इनवर्सली है, तो मैंने कंबाइन लिख दिया m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको खत्म कर दिया मैंने, इक्वल टू लिख दिया, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट g, m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये साइन करके इक्वल लगा दिया। g जो है, कैपिटल G जो है, हम इसको बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों कहा? ये कांस्टेंट वैल्यू है, यूनिवर्स, कहां पे भी चले जाओ इसकी वैल्यू यूनिवर्स जितनी है, यूनिवर्सल है,
सारी जगह इसकी वैल्यू सेम रहेगी। और कितनी रहेगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू रहेगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसके यूनिट क्या होंगे? अगर मैं g को यहां से लिखूं, इक्वेट कर दूं, तो ये बनेगा FR²/m1 m2। मैंने g के यूनिट निकाले हैं तो g को एक साइड रख लिया। g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और बाकी जो चीजें थी उनको दूसरी साइड ले गया, तो ये बन गया। तो यूनिट कैसे लिखेंगे? फोर्स के क्या होते हैं? न्यूटन। डिस्टेंस मीटर में लेंगे, ऐसे यूनिट मीटर स्क्वायर, बाय मास किलोग्राम। दो मासेस हैं तो किलोग्राम स्क्वायर, तो इसके यूनिट बन गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अभी क्या है, जब हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तो हम जब g की वैल्यू पुट करते हैं 6.67, तो क्या है कि ये थोड़ा सा पॉइंट में कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या याद रख सकते हो? 20/3 इंटू 10⁻⁻11 मीन 6.67 एक्चुअली क्या है? 20 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 6.66666 मीन्स हम उसको 6.67 लिख दिया राउंड ऑफ करके। तो ये आ गया g के रिगार्डिंग, ये इसके यूनिट्स आ गए। ओके, तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। जो दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके बीच जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो ये है। अभी मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की। डायरेक्शन हम देखेंगे न्यूटन का लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो इट मीन फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन भी दे देंगे। यहाँ पे हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसको नोट कर लिया तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, अभी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। कोई ज्यादा चेंज नहीं है इसमें। हमने मैग्नीट्यूड की बात तो कर ली, F=g(m1m2/r²). तो अभी उसकी डायरेक्शन भी बता देते हैं। वैसे तो पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो ये है इस तरह। मैंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में मासेस को अरेंज कर लिया। यहाँ पे ओरिजिन है तो यहाँ पे मास रख लिया m1, यहाँ पे मास रख लिया m2, और यहाँ से m1 का पोजीशन वेक्टर है r1 और m2 का पोजीशन वेक्टर है r2। मैं सारा कुछ कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर्म में ले लिया और ये इन दोनों के बीच है इस तरह। ओके, अब फोर्सेस कैसे लगेंगी? ये वाला m2 मास इस m1 को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला m1 मास इस m2 को अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्सेस की बात कर लेते हैं। F12 मैंने यहां पे लिख दिया F12। F12 क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय मास m2 ऑन m1, ये है F12। तो F21 क्या है? मींस ये F1 वाला मास 2 को अट्रैक्ट करेगा। दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हाँ इक्वल होएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होएगा और डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। F21 मैंने लिख दिया फोर्स एक्सर्टेड बाय मास m1 ऑन m2। ओके, तो इसके लिए एक्सप्रेशन है F12 हमने लिख दिया g(m1 m2) बाय, अभी अगर हम 1 से 2 की तरफ आ रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर मैंने लिख दिया r12। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया r12, इसका क्या था? स्क्वायर। ओके, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया, मैग्नीट्यूड का सिंबल डाल के इस तरह लिख दिया मैंने। अभी डायरेक्शन लिखनी है। जब आप किसी भी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखते हो इस तरह, लाइक ए वेक्टर है तो उसको लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड और इनटू ए कैप। मींस ए कैप क्या है? ए की डायरेक्शन बता रहा है।
तो इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, इसका यूनिट वेक्टर। तो r12 का यूनिट वेक्टर लिख लिया मैंने, r12 का यूनिट वेक्टर r12 कैप। अगर किसी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाती है। यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी है यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1 एंड इट गिव्स द डायरेक्शन। ओके, तो यूनिट वेक्टर को हम फर्दर लिख सकते हैं gm1 m2 बाय 1 से 2 आ रहे थे तो r12 डिस्टेंस मैंने ले लिया था, तो r12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यूनिट वेक्टर दैट इज आल्सो इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर आप a वेक्टर का लिख रहे हो यूनिट वेक्टर a कैप दैट इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r12 का r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r12। तो एक मैग्नीट्यूड तो मेरे पास ये स्क्वायर की फॉर्म में है, एक ये रहा, तो ये क्या बन जाएगा क्यूब। तो ये बन गया g m1 m2 बाय r12 मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू r12 वेक्टर। अगर आप कैप r12 कैप तक छोड़ना चाहते हो ये भी सही है। अगर यूनिट वेक्टर को फर्दर आपने ओपन करके लिख दिया वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो ये तो f12 बन गया। सिमिलरली f21 मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन, यहां पे यूनिट वेक्टर हम क्या लेंगे r21 ले लेंगे, 2 से 1 की तरफ आ जाएंगे r21 उसका क्यूब यहीं से इक्वेट कर दिया r21 वेक्टर। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हो कि f12 और f21 मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। f12 वेक्टर इज सॉरी f12 मींस जो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म है दैट इज नेगेटिव ऑफ f21, इट मींस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, नेगेटिव लगा दिया। तो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो ये एक सिमिलरिटी और है, एक्शन एंड डायरेक्शन न्यूटन ने किस लॉ में बताया था, लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, इसमें एक चीज और है जो कई बार आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है कई बुक्स में, जैसे r12 है ना, r12 यहाँ पे कुछ और ही लिखा होता है। r12 वेक्टर को क्या लिखा होता है, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने देखा है। देखो कैसे, r12 इस तरह है, r1 r12 और r2, मैंने लिख लिया r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर दैट इज r2 वेक्टर। मींस वो जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, तो यहां से वो r12 वेक्टर की वैल्यू निकाल के r2 माइनस r1 लिख लेते हैं और r21 की वैल्यू निकाल के r1 माइनस r2 लिख लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही बात है। अगर आप ये लिख रहे हो ये लिख रहे हो कोई डिफरेंस नहीं है, कई बार कंफ्यूजन आ जाती है कि ये माइनस प्लस क्या हो रहा है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में लिख दिया। जैसे ये है ना, ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और थर्ड आ गया सी वेक्टर, तो हम लिखेंगे सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मींस रेगुलर फॉर्म में वेक्टर है उनको ऐड करके दैट इज इक्वल टू देयर सम इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर हम जिसको बोलते हैं, और दैट इज क्लोजिंग साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। ये आप वेक्टर चैप्टर में देखते हो, तो यही है, इसका कोई ज़्यादा नहीं है। आप सिंपल फॉर्म में r12 और r21 फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, अगर नोट नहीं हुआ तो नोट कर लो। ओके, वीडियो पॉज करके। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन है, लेट्स सपोज कि दो मासेस हैं, दो मासेस हैं 3 × 10⁻11 और 10⁻11, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 किलोमीटर लिख दो। ओके,
m1 मास है, m2 मास है। कैलकुलेट फोर्स बिटवीन देम, ओनली मैग्नीट्यूड की बात की है। कैलकुलेट फोर्स बिटवीन देम। और एक चीज और, ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। दो मास ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ बस, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर एफ। G की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, 20/3 सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इंटू 10⁻³ -11 क्योंकि इजी कैलकुलेशन रहेगी। m1 क्या है, 3 × 10⁻11 इंटू m2 क्या है, 10⁻11 डिवाइडेड बाई, तो 3 को पहले नीचे ले आते हैं, डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर। देखो r अभी किलोमीटर की फॉर्म में है, बट हम यूनिट्स ऐसा ही यूज करते हैं। तो 100 को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया 10⁵। इसका है स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 10⁻10। ओके, तो यहां से क्या आ गया, 3 के साथ 3 कैंसिल, ये 10⁻⁻11, ये 10⁻11, ये हो गया कैंसिल। ये बन गया 20 × 10⁻11 बाई 10⁻10। ये कैंसिल होके एक पावर बच गई और ये आ गया 200 न्यूटन। फोर्स के यूनिट होंगे न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो इसमें एक और छोटी सी बात है, यहीं पे लिखी जाएगी। लिमिटेशन जरूर है इस लॉ की, क्योंकि जब भी यहाँ पे मैंने बात करेंगे हम दो पॉइंट मासेस की ही बात कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की आप डेफिनेशन भी देख लो, तो क्या है डेफिनेशन, क्या आती है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, मींस ओनली 2 मासेस और वो भी पॉइंट मासेस। तो मींस ये 2 पॉइंट मासेस से 2 पॉइंट मासेस से ज्यादा बात नहीं कर रहा। अगर मान लो 3 मास आ जाएं, 4 आ जाएं, नंबर ऑफ मासेस आ जाएं, तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे तो ये यूज नहीं होएगा, क्योंकि इसने तो जस्ट 2 पॉइंट मासेस के लिए बताया है। तो लिमिटेशन होगी, इट इज वैलिड ओनली फॉर 2 पॉइंट मासेस, 2 पॉइंट मासेस। अगर 2 से ज्यादा मास आ जाएं तो क्या करेंगे, वहां पे एक लॉ आएगा, फॉर्मूला वगैरह सारा सेम रहेगा। तो वहां पे एक लॉ आता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम जिसको बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने फोर्सेस को कैसे ऐड करना है वो हमें बताएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इतना ही आज के लेक्चर में हम करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।